हाँ भैया, आओ। अब हम लोग यहाँ पे पहुँचे। देखो, सबसे पहले इनका चेहरा देख लो। जीएन रामाचंद्रन स्ट्रक्चर है, जिन्होंने प्रोटीन स्ट्रक्चर दिया था। हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन इन्होंने ही दिया था, और अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट का स्ट्रक्चर इन्होंने दिया था। भैया कुछ इंपॉर्टेंट होता है तो साइंटिस्ट का नाम याद करना बहुत जरूरी होता है, डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम दी यूनिट ऑफ लाइफ 8वें चैप्टर पे पहुंच गए। आई होप ये मैं एक चीज़ पहले बता रहा हूँ, बहुत सारी वीडियो स्प्लिट हो चुकी थी, मुझे भी कोई आइडिया नहीं था, लेकिन बाद में मुझे मालूम पड़ा कि बहुत सारी वीडियो स्प्लिट हो रही हैं। लेकिन अब हम इन्हें मतलब इतना तो मेरे पास अभी वो नहीं है टेक्निकल चीज़ें कि मैं वो वीडियो तो ऐड करूँ, ठीक है। लेकिन मैं वो स्प्लिट हुए वीडियो तो भी मैं अपलोड करवा दे रहा हूँ, जिसमें आई होप तुम लोग देख रहे हो, ठीक ना। अब देखो, यूनिसेलुलर ऑर्बिट की बात कर दी जाए तो इसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी होनी चाहिए इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, वो अपना फंक्शन तो खुद परफॉर्म कर पाएँ। ये होता है यूनिसेलुलर ऑर्बिट के पास, मतलब यूनिसेलुलर सेल के पास ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पहली चीज़ वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होना चाहिए, और दूसरी चीज़ अपना इसेंशियल फंक्शन तो परफॉर्म कर सके, ठीक है। अगर बात करें, लिखा एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। बोल है अदर बात कर दी है, कोई भी चीज़ अदर सेल ना प्रेजेंट, सेल डज नॉट, अदर सेल ना हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो लिविंग हो, ये इंश्योर कभी नहीं करता। फिर उसके बाद एक नए साइंटिस्ट आए, एंटोन वॉन लुवेनहुड। इन्होंने सबसे पहले पहला सेल और दिया है जो कि लाइव सेल था, लाइव सेल मतलब जिंदा सेल था, इन्होंने देखा था। और फिर वहीं पे रॉबर्ट ब्राउन जो है ये न्यूक्लियर का खोज दिए, ठीक है। और इतना ही नहीं, एक तुमने सुना होगा रॉबर्ट हुड, इन्होंने भी खोज किया, लेकिन कौन सा सेल पे, डेड सेल, जिसे हम बोलते हैं टॉर्च सेल होता है, ठीक है। अब उसके बाद सेल थ्योरी देने वाले दो साइंटिस्ट हैं, जरा हम इनके बारे में पढ़ते हैं। पहले 1838 जर्मन स्लाइडन जो कि जर्मन बॉटनिस्ट थे, इन्होंने क्या बताया, जितने भी प्लांट, ऑल प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल एंड टिश्यू। मतलब जितने भी सेल हैं, सारे सेल बहुत सारे सेल से बने होते हैं, और ये क्या बना लेते हैं, बाद में जाते टिश्यू का फॉर्मेशन कर देते हैं। फिर उसके बाद हमारे 1839 में कौन आते, सॉन साहब। ये कौन थे, ये जियोलॉजिस्ट थे। ये कौन थे, जियोलॉजिस्ट थे। कहाँ थे, ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने एनिमल पे क्या बताया, इन्होंने बोला कि ऐसा है कि इन्होंने एनिमल सेल पे क्या रिपोर्टेड किया, इन्होंने बोला कि ऐसा है, थिन आउटर लेयर होती है एनिमल सेल से बाहर, एक थिन होती है आउटर लेयर होती है, जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इन्होंने स्टडी प्लांट के बारे में भी स्टडी किया। इन्होंने क्या बताया प्लांट के बारे में, सेल वॉल जो कि यूनिट कैरेक्टर होता है प्लांट सेल का, ठीक है। सेल वॉल इज द यूनिट कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। फिर उसके बाद सॉन ने प्रपोज किया हाइपोथेसिस, पर सॉन ने एक हाइपोथेसिस दिया कि एनिमल और प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड दियर प्रोडक्ट ऑफ सेल। सॉन का क्या हाइपोथेसिस था, इन्होंने क्या दिया था, एनिमल और प्लांट दोनों सेल से कंपोज्ड होते हैं और उनके प्रोडक्ट से कंपोज्ड होते हैं। फिर उसके बाद स्लाइडन और सॉन मिलके एक फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी दिया, जिन्होंने बोला है कि इन्होंने बताया कि फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी दिया, लेकिन इन्होंने कभी ये नहीं बता पाया कि सेल सबसे पहले आया तो कहाँ से आया, ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए। तो इन्होंने बताया डिड नॉट एक्सप्लेन न्यू सेल वर फॉर्म कहाँ से हुआ। फिर उसके बाद आए रडोल्फ वर्चो जो कि 1855 पहला फर्स्ट एक्सप्लेन किए थे कि सेल कहाँ से आया। इन्होंने बताया है कि जो नए सेल होते हैं, न्यू सेल आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टेंट सेल, मतलब प्री एग्जिस्टेंट मतलब पुराने से हमारे नए सेल का निर्माण होता है। जितने भी पुराने सेल होते हैं उन्हीं से नए सेल का निर्माण होता है। मतलब इन्होंने बोला न्यू सेल आर फॉर्म, जितने भी नए सेल फॉर्म होंगे फ्रॉम द प्री एग्जिस्टेंट सेल, मतलब जितने भी नए सेल फॉर्म होते सारे पूर्वज से ही सेल से ही होते हैं। फिर उन्होंने क्या मॉडिफाइड, मतलब जो स्लाइडन और सॉन की हाइपोथेसिस था इन्होंने मॉडिफाइड किया, ठीक है। और फिर जाते फाइनल शेप दिया, और जो कि आज फाइनल शेप क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट ऑफ सेल, और ऑल सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टेंट सेल। ये
क्या नाम है फाइनल शेप दिया स्लाइडन और सॉफ्ट की थ्योरी की बात कर दी है। अब बात कर दी है ओनियन सेल की बात कर दिया जाए, ओनियन सेल की बात कर दी जाए और ह्यूमन चिट की बात कर दिया जाए। ओनियन सेल की बात कर रहे हैं तो ओनियन सेल एक टिपिकल प्लांट सेल होता है और इनके आउटर बाउंड्री पे क्या मिलता है, सेल वॉल मिलता है, ठीक है। आउटर बाउंड्री पे क्या मिलता है, सेल वॉल, और सेल वॉल के अंदर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। वहीं पे ह्यूमन चिट मतलब ह्यूमन का जो अंदर वाला जो ये क्या नाम है लेयर होता है अंदर चिट का लेयर होता है, जो लेयर होता है इनके अंदर आउटर मेम्ब्रेन में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। और उसके अंदर डेंस मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है, क्रोमोसोम। और इसी तो ये क्या होता है, क्रोमोसोम बेसिकली होता क्या, ये जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए सेल दैट हैव द मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई। डीएनए की बात कर दी जाए तो डीएनए सेल के पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई होते हैं। डीएनए सेल की बात कर दी जाए तो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई होता है। डीएनए सेल की बात कर दी जाए तो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई होता है जिसे हम बोलते हैं यूकैरियोटिक। फिर बोले हैं जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता, उन्हें हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस हो जाए तो यूकैरियोटिक, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई नहीं हो जाए तो ये प्रोकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की बात कर दी जाए तो यहाँ पे सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स जिसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ये दोनों के पास होता है, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक के पास दोनों। यहाँ पे सेल के वॉल्यूम यहाँ पे इकट्ठा होते हैं और ये साइटोप्लाज्म मेन एरिना होता है सेलुलर एक्टिविटी के लिए। फिर उसके बाद बोले हैं इन बोथ प्लांट और एनिमल की बात कर दी जाए तो यहाँ पे ही टेम्परलेशन स्टार्ट होता है लिविंग स्टेट में, ठीक है। फिर उसके बाद बेसाइड दी न्यूक्लियस बोले हैं दी यूकैरियोटिक सेल हैव दी यूकैरियोटिक सेल की बात कर दी जाए तो मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टेंट स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसे हम बोलते हैं ऑर्गेनली होता है, ठीक है। क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टेंट स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ऑर्गेनली। जैसे कौन से हो सकते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडी, वैक्यूल, ये सारे हमारे क्या हैं, ऑर्गेनली। और ये यही ऑर्गेनली प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते, हैं, ठीक है। फिर उसके बाद राइबोसोम की बात कर दी जाए तो ये नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं, बाउंड ऑर्गेनली होते हैं। ये हर सेल में पाए जाते हैं, मतलब एज वेल एज यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक दोनों में पाए जाते हैं। विद इन दिस सेल के अंदर की बात कर दी जाए तो राइबोसोम फाउंड नॉट ओनली इन साइटोप्लाज्म। राइबोसोम की बात कर रहे हैं तो ये साइटोप्लाज्म में ही नहीं पाया जाता, बल्कि तुम ये बोलो कि वो कुछ ऑर्गेनली में भी पाया जाता है, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट में बात कर दी जाए क्लोरोप्लास्ट में, और एनिमल में बात कर दी जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पाया जाता है, ठीक है। तो राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी हमारा राइबोसोम पाया जाता है। एनिमल सेल की बात कर दी जाए तो यहाँ पे नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनली होते हैं जिसे हम बोलते हैं सेंट्रोसोम, जो कि चेस्ट में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। बात कर दी जाए सेल बहुत ज़्यादा डायरेक्टली इन शेप साइज में बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं, डिफर करते हैं। जैसे कि माइटोप्लाज्मा की बात कर दी जाए, ये स्मॉलेस्ट सेल होते हैं और इनका लेंथ के हिसाब से 0.3 माइक्रोमीटर होता है। वहीं पे वाइल बैक्टीरिया की बात कर दी जाए तो यहाँ पे 3 से 5 माइक्रोमीटर होता है इनका साइज, 3 से 5 माइक्रोमीटर होता है। वहीं पे फिर उसके बाद सबसे बड़ा लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल कौन सा होता है, ऑस्ट्रिच, और ये लार्जेस्ट हो जाए। वहीं पे लॉन्जेस्ट की बात कर दी जाए तो कौन होता है, नर्व सेल। लॉन्जेस्ट सेल कौन सा होता है, नर्व सेल। लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है, ऑस्ट्रिच होता है, ठीक है। ये देखो नर्व सेल तो क्या नाम दिया, लॉन्जेस्ट सेल। बात कर दी जाए इंटेस्ट सेल, बात कर दी जाए बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं शेप में, ठीक है। जैसे कि ट्रोइडेट्स होता है, पॉलीजोनल होता है, कॉलमनार होता है, क्यूबाइडल होता है, थ्रेड होता है, इवन इरेगुलर होता है। तो ये सारी चीज़ इंटेस्ट सेल वेरी करते हैं। देख लो ये सेल कौन सा है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, कॉलमनार, एपिथेलियम, नर्व सेल, ट्रेजेट, मीजोफिल, तो ये सारी चीज़ देख लेना। अब प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर दी जाए तो ये प्रोकैरियोटिक की बात ही जिसमें चीज़ आती है, बैक्टीरिया की बात की जाती है, ठीक है।
बैक्टीरिया की बात कर दी जाए, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइटोप्लाज्मा, पीपीएल सारे क्या हैं, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ही क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। ये जनरली स्मॉलर होते हैं, मल्टीप्लाई मोर रैपिड करते हैं, मतलब इनके अंदर कहीं ना कहीं आरएनए मटेरियल होता है। यूकैरियोटिक सेल की बात कर दी जाए, यूकैरियोटिक सेल सॉरी बात बोला है जनरली स्मॉल एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल। बोला है बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा रैपिड मल्टीप्लाई करते हैं और यूकैरियोटिक सेल के बजाय में। ठीक है, बात कर दी जाए, ये बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं शेप साइज, और शेप साइज कलर में भी करते हैं। इसके हिसाब से 4 बेसिस शेप होता है मेन। तुमने ये सारी चीज़ पढ़ा है, अब मैं ये चीज़ दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि भैया अभी हमने सेकंड चैप्टर में ये सारे शेप बताए हैं बैक्टीरिया से। ठीक है, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक इज फंडामेंटली सिमिलर इवन थ्रू प्रोकैरियोटिक इज विद वाइड वैरायटी ऑफ शेप। बोला है कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है ये फंडामेंटल सिमिलर होता है, लेकिन बात करिए प्रोकैरियोटिक क्या शेप और फंक्शन इन ये वाइडली एग्जिबिट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो प्रोकैरियोटिक की बात कर दी जाए तो यहाँ पे भी सेल वॉल पाए जाते हैं, और सेल वॉल सराउंडेड होते हैं जिससे सेल मेम्ब्रेन, मतलब बाहर सेल वॉल हो रहा, अंदर सेल मेम्ब्रेन हो रहा। लेकिन बात कर दी जाए माइटोप्लाज्मा में तो सेल वॉल नहीं पाए जाते, प्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद तुमने अभी देख लिया मैट्रिक्स तो हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। मैट्रिक्स तो हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। इसीलिए हम दोबारा अंडरलाइन नहीं चाहिए। इसमें प्रोकैरियोटिक में तुम जान रहे हो कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, इंटरजेनेटिक मटेरियल नंजा होता है, नेटेड होता है। ठीक है, फिर उसके बाद नेटेड होता है, ये इवॉल्व नहीं करते हैं, मतलब इनका इन्वेलप जो होता है ये डेवलप नहीं होता, नॉट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ढका हुआ नहीं होता। ठीक है, इनके जीनोमिक डीएनए की बात कर दी जाए तो एक सिंगल क्रोमोसोम होता है और एक सर्कुलर डीएनए होता है जो कि एक्स्ट्रा होता है। सर्कुलर डीएनए जो होता है ये बेसिकली ये एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद मेनी बैक्टीरिया हैव दी स्मॉल सर्कुलर डीएनए। बहुत सारे बैक्टीरिया जो कि इसी सर्कुलर डीएनए की ही बात कर रहा है, सर्कुलर डीएनए की ही बात बता रहा है कि ऐसा है स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है जो कि ये आउटसाइड दी जीनोमिक डीएनए। एक तो जीनोमिक डीएनए होता है, उसके अलावा एक स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मिड। बोला स्मॉल डीएनए तो हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। ठीक है, लेकिन ये एक्स्ट्रा होता है बैक्टीरियल सेल में, जिसकी वजह से ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहीं पे स्टार्ट हो पाता है। प्लाज्मिड डीएनए की बात कर दी जाए तो यहाँ पे यूनिट क्या होता है, फिनोटिपिक कैरेक्टर। और बात कर दी जाए यहाँ पे सबसे बड़ी बात, वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंस ऑफ एंटीबायोटिक, मतलब ये क्या प्रोवाइड करता है, रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक प्रोवाइड करता है। यू इन हायर क्लासेज यू विल लर्न, जब तुम हायर क्लास में जाओगे तो तुम्हें वहाँ पे मालूम पड़ेगा प्लाज्मिड और डीएनए में क्या होता है, कैसे क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ये बेसिकली कितना याद दिलवा रहा है, बायोटेक्नोलॉजी की याद दिलवा रहा है कि वहाँ पे रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल बनता है। जैसे क्या नाम है, हम क्या नाम प्लाज्मिड से डीएनए तो काटते हैं, फिर उसके बाद हम जाते जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद ORI यहाँ पे होता है, ORI की वजह से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, फिर हमारा नए रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाते हैं। टोटल यही कहना चाहता है। ठीक है, फिर उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ पाया जाता है, यूकैरियोटिक में। अभी हमने पढ़ा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ पाया जाता है, यूकैरियोटिक में। नो ऑर्जिनली, तो ये ऐसा ऑर्जिनली नहीं है जैसे कि यूकैरियोटिक में हो, मतलब सारे ऑर्जिनली यूकैरियोटिक में होते हैं। ठीक है, और जो कि प्रोकैरियोटिक में नहीं होता। ठीक है, फिर बोला एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम। पहले चीज दे दो, नो ऑर्जिनली लाइक वन इन यूकैरियोटिक, मतलब सारे ऐसे कोई ऑर्जिनली नहीं है जो हमारे प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं। नो ऑर्जिनली, कोई भी ऑर्जिनली नहीं पाया जाता है सिर्फ यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में, लेकिन एक ऑर्जिनली होता है जो कि दोनों में पाया जाता है, तो वो है राइबोसोम हमारे यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक हैव समथिंग यूनिक फॉर्म ऑफ इंक्लूसिव बॉडी। प्रोकैरियोटिक में सबसे अलग क्या होता है, क्या यूनिक चीज़ है, फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। बोले एक स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से बनता है। इसे हम क्या बोलते हैं, मीसोसोम एक कैरेक्टरिस्टिक होता है प्रोकैरियोटिक का, जो कि सेल मेम्ब्रेन जब इनर साइड में सेल मेम्ब्रेन इनफोल्ड होता है तब ये क्या बना लेते हैं, मीसोसोम। ठीक है, आगे तुम्हें अभी नीचे मालूम पड़ेगा यही मीसोसोम क्या बनाता है, वेसाइटल ट्यूब्यूल लेमली बताता है, लेकिन अभी रुक जाओ, आज हम लोग आ रहे हैं। ठीक है, अब बात करिए सेल एवलप और इसके मॉडिफिकेशन में हम आ जाते हैं, तो अब देख लेते हैं। ठीक है, हाँ,
अब हम देख लेते हैं कि मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर दी जाए तो ये बैक्टीरियल सेल होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। ये टेम्परली टॉम्पलेस सेल इवॉल्व होते हैं। जैसे कि बात कर दी जाए तो ये 3 लेयर के होते हैं। लिखा है डी टाइटली बाउंड 3 लेयर स्ट्रक्चर होते हैं। पहली चीज़ आउटर मोस्ट लेयर स्ट्रक्चर तो हम ग्लाइकोकैलिक्स बोल रहे हैं। अंदर बीच वाले सेल वॉल बोलते हैं, अंदर वाले प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। मतलब आउटर टू इनर में कौन हो जाए, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगा। फिर उससे बात कर रहे हैं हर एक लेयर में ईच लेयर अपना परफॉर्म करता है अलग अलग फंक्शन, ठीक है। लेकिन अगर ये सारे लेयर मिलते क्या परफॉर्म करेंगे, एक सिंगल जो कि प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह परफॉर्म करेंगे। बैक्टीरिया की बात कर दी जाए तो दो ग्रुप में क्लासिफाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट सेल इन्वलप मैनर रिस्पॉन्स दी स्टेनिंग, ठीक है। जराम अगर जो मान लो ऐसे सेल जब हम इन्हें स्ट्रेन करते हैं, स्ट्रेन मतलब कलर इन्हें हम करते हैं, कलर करने के बाद हम इन्हें एथाइल अल्कोहल में धो देते हैं। पहले हम इस पर कलर चढ़ाते हैं, कलर चढ़ाने के बाद हम एथाइल अल्कोहल में ले जाते हैं, डुबकी मरवाते हैं और डुबकी मरवाने के बाद जब इनका चेहरा निकालते हैं, अगर ये कलर दे रहे हैं तब ये होता है ग्राम पॉजिटिव। लिखा क्या है कि जब हम स्टेन करवाते हैं और प्रोसीड डेवलप ग्राम वाया, ग्राम मतलब यहाँ पे तो किलोग्राम मेगाग्राम ये नहीं, ये ग्राम साइंटिस्ट है ना, इन्होंने ही यही चीज़ किया। इन्होंने बोला कि ऐसा है कि जब कलर शो करेगा मतलब 2 की टेटअप ऑफ ग्राम स्टेन, जब कलर शो करेगा मतलब ग्राम स्ट्रेन अगर ले जा तब हम इसे क्या बोलेंगे, ग्राम पॉजिटिव। लेकिन वहीं पे अगर जो कलर नहीं देगा उसे हम बोलेंगे ग्राम नेगेटिव, ठीक है। अब उसके बाद बात करिए ग्लाइकोकैलिक्स की बात कर दी जाए तो ये डिफर होते हैं, जिसमें कंपोजिशन और थिकनेस में डिफर होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बात कर दी जाए ये लूज शीट, और इनके अंदर एक लूज शीट अगर पाया जाए तो इसे हम बोलते हैं स्लाइम लेयर, और वहीं पे टफ और थिक अगर शीट पाया जाए तब हम इन्हें कैप्सूल बोलते हैं। फिर वहीं पे सेल वॉल की बात कर दी जाए, सेल वॉल जो होता है ये सेल तो एक नया शेप देता है और स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, ठीक है। ये बैक्टीरिया होता है, प्रिवेंट कैसे करता है, कोलैप्सिन और ब्रस्टिन से बचाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ये सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर से होते हैं और इंटरेक्ट दी आउटर वर्ल्ड टू इंटरेक्ट रहता है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर वर्ल्ड टू और इनर सेल तो आपस में जोड़ा रहता है, ठीक है। अब उसके बाद अभी हमने ऊपर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर पढ़ा था, मीसोसोम जिसे बोलते हैं। मीसोसोम अभी हम पढ़ते आ रहे हैं तो जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग से बनता है और जो कि इनर साइड से बनता है ना। फिर ये क्या बनाता है, ये बनाता है वेसाइकल ट्यूब्यूल और लेमली का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। और इनका हेल्प किस में होता है भैया, हेल्प बहुत भयंकर पूछा जाता है। सेल वॉल फॉर्मेशन, रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल, तो इनका ये सारे ये किस में हेल्प करते हैं कि फॉर्मेशन डीएनए रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल, और इतना ही नहीं रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं, सेक्रेशन में भी, और इंक्रीज इन सरफेस एरिया भी कर देते हैं, और एंजाइमेटिक कंटेंट में ये सारे मदद करते हैं। तो मीसोसोम की बात कर दी जाए तो प्रोकैरियोटिक की बात कर दी जाए लाइक साइनोबैक्टीरिया जो कि प्रोकैरियोटिक होता है, इसका दूसरा नाम ब्लूजेरिन एल्सी होता है, जो कि कुछ अदर मेम्ब्रेनस से निकलते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में होते हैं, और ये तो कलर शो करते हैं, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं क्रोमेटोफोर। इसे हम बोलते हैं क्रोमेटोफोर के अंदर क्या होता है, पिगमेंट होता है, ठीक है। बैक्टीरियल सेल में भी मोटाइल में भी नॉन मोटाइल, ठीक है। अगर मोटाइल हुआ तो ये कैसे होंगे, थिन होंगे, फिलामेंटस एक्सटेंशन, मतलब बात कर दी जाए ये फिलामेंटस होते हैं, एक्सटेंशन कैसे निकलते हैं, मतलब मेरे कहने का मतलब बात कर दी जाए, हट जा भाई, हाँ बात कर दी जाए। सबसे पहले ये हो जाएगा बाहर का सेल वॉल, ये क्या हो जाएगा बाहर का सेल वॉल। फिर उसके बाद हम आते हैं ये क्या हो जाएगा, हट भाई, सेल वॉल हो जाएगा, ऊपर वाला ब्लैक वाला सेल वॉल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा, क्या बता रहा था लेकिन मुझे तो ये भूल, हाँ देखो ये सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा, ठीक है, ये सेल वॉल हो जाएगा,
ये सेल वॉल हो जाएगा। और इसी से क्या निकलेंगी, इसी से फ्लैजिला निकलेंगी। ठीक है, यही बोल रहा है। देखो आप बोल क्या रहा है बैक्टीरियल सेल में भी मोटाइल में भी नॉन मोटाइल थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन कहाँ से निकलेगा, फ्रॉम देयर सेल वॉल से निकलेगा। इसी तो हम क्या बोलते हैं, फ्लैजिला बोलते हैं। बैक्टीरिया शो अ रेंज इन नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। बैक्टीरिया फ्लैजिलम इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट। फिलामेंट सबसे बड़ा, हुड मीडियम होता है, बेसल बॉडी सबसे छोटा होता है। फिलामेंट जो कि लॉन्ग पोर्शन होता है, देखो लिखा भी है। ठीक है, लिखा क्या है, फिलामेंट जो होता है ये लॉन्जेस्ट पोर्शन होता है। लिखा है फिलामेंट जो होता है ये लॉन्जेस्ट पोर्शन होता है, जो कि ये कहाँ से एक्सटेंडेड होता है, सेल सरफेस से बाहर निकला होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ फ्लैजिला होते हैं, पिली होते हैं, फिम्ब्राई होते हैं, ये सारे हमारे सरफेस स्ट्रक्चर होता है। सरफेस स्ट्रक्चर मतलब सेल वॉल के ऊपर जो होते हैं सरफेस, उसी से निकलते हैं। लेकिन बट ये बोल रहे हैं ये जितने भी तुमने ऊपर पढ़ा ये कोई मोटिलिटी में हेल्प नहीं करते हैं। पिलाई की बात कर दी जाए तो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, और वहीं पे फिम्ब्राई की बात कर दी जाए तो ये स्मॉल होते हैं, ब्रिस्टल लाइट फाइबर से बने होते हैं। और ये रही बात ये सेल वॉल से निकलते हैं, ये भी सेल वॉल से स्प्राउटिंग के जरिए निकलते हैं। तो बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो कि अटैच कर जाते हैं स्ट्रीम में, रॉट इन स्ट्रीम। ठीक है, या होस्ट टिश्यू में अटैच हो जाते हैं। ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं राइबोसोम की बात कर दी जाए तो इसमें क्या क्या है। प्रोकैरियोटिक की बात कर दी जाए तो यहाँ पे राइबोसोम होगा। ठीक है, दोनों में होता है हालांकि। ठीक है, ये कहाँ से निकलेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकलेगा। ये कहाँ से निकलेगा, बेसिकली बोल दिया जाए तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकलेगा। हार्ड भाई, हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद बोला है यहाँ पे 2 सब यूनिट होंगे, एक 15 नैनोमीटर, एक 20 नैनोमीटर का सब यूनिट होता, जो कि बात कर दी जाए 2 सब यूनिट तो होंगे, एक 50s एक 30s, एक 50s एक 30s का यूनिट हो जा, 50s और एक 30s यूनिट हो जा। ठीक है, इन दोनों को मिला दिया जाए तो प्रोकैरियोटिक में 70s टोटल हो जा। ये यस क्या है, सेडवर्ड कांस्टेंट है जो कि यहाँ पे नहीं लिखा है। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा है, आगे जाते जब पढ़ोगे तब तुम्हें समझ में आएगा। बोल दिया जाए राइबोसोम अदर प्रोटीन में सिंथेसाइज करता है। राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज। राइबोसोम ऐसा साइट है, प्रोटीन सिंथेसाइज का साइट होता है। तो राइबोसोम अदर सिंगल mRNA पे प्रेजेंट होता है, हम इसे बोलते हैं पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम बोलते हैं। ठीक है, mRNA किसमें हेल्प करता है, बात करती है ये पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम चलता क्या है, ये ट्रांसलेशन चलता है। जानते हो रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन मतलब जो ये क्या नाम है, हमारा क्या नाम है, सबसे पहले आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो यहाँ इसी में हेल्प करता है। इंक्लूशन बॉडी बात कर दी जाए तो रिजर्व मटेरियल प्रोकैरियोटिक में कहाँ स्टोर्ड होता है, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, फिर उसके बाद बोलते हैं यहाँ पे कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि फॉस्फेट ग्रेन्यूल पाया जाता है, साइनोफिशियन ग्रेन्यूल पाया जाता है, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल पाया जाता है। ठीक है, और बात कर दी जाए गैस वैक्यूल की बात कर दी जाए तो ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है, पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया में पाया जाता है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल की बात कर दी जाए तो सारे हमारे प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमलिया, फंजाई सारे यूकैरियोटिक हैं। हाँ, हालांकि बात कर दी जाए यूकैरियोटिक में बात कर दी जाए हमारे सब आ जाते हैं, प्रोटिस्टा आ जाता है, प्लांट आ जाता है, एनिमलिया आ जाता है, फंजाई आ जाता है। ठीक है। लेकिन ये यूनिसेलुलर होता है, प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक जो कि एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म से निकला होता है। यहाँ इनके पास क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये सारी बात समझना। यूकैरियोटिक सेल की बात कर दी जाए तो यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये न्यूक्लियस कहाँ से निकला होता है, न्यूक्लियर एनवेलप से। ठीक है भाई, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता है, और ये कहाँ निकलता है, न्यूक्लियर एनवेलप से। ठीक है, और रही बात यूकैरियोटिक के जितने भी सेल हैं, बात दी जाए भाई यूकैरियोटिक के जितने भी सेल हैं, बोला क्या, यूकैरियोटिक हैव अ वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स
लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। फिर उसके बाद बोला जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज होता है जहाँ पे क्रोमोसोम में, ठीक है। फिर बोले हैं जितने भी यूकैरियोटिक सेल होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं, जैसे कि प्लांट और एनिमल के जो सेल होते हैं वो तभी आइडेंटिकल नहीं होते। प्लांट की बात कर दी जाए तो यहाँ पे जो सेल वॉल होता है ये कैसे बना होता है, सेलुलोज से, लेकिन वहीं पे एनिमल सेल की बात कर दी जाए तो यहाँ पे सेल वॉल होता ही नहीं है। बात कर दी जाए सेल वॉल, प्लास्टिड, लार्ज सेंट्रल वेट्रोल, ये सारे एनिमल में एब्सेंट होता है। क्या बोला हूँ, सेल वॉल, प्लास्टिड और लार्ज सेंट्रल वेट्रोल एब्सेंट होता है एनिमल सेल में। वहीं पे बात कर दी जाए सेंट्रियोल की बात कर दी जाए तो ये ऑलमोस्ट ऑल प्लांट में एब्सेंट होता है, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल प्लांट में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये जरा फिगर तुम देखते जाना, जल्दी मत करना, ठीक है। अब उसके बाद हम बात कर दी जाए सेल मेम्ब्रेन की बात कर दी जाए। जब 1950 की बात कर दी जाए तो यहाँ पे हम क्या नाम है सेल की बात स्टार्ट किया, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप खोज हुआ था 1950 में। उसके बाद जब हम सेल वॉल ह्यूमन आरबीसी में जब एकदम पढ़ाई किया, स्टडी किया, तो वहाँ पे हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखने को मिला। फिर हमने इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे स्टडी करना शुरू किया तो हमें मालूम पड़ा यहाँ पे दो कंपोनेंट होते हैं, एक लिपिड होता है, एक प्रोटीन होता है। मेजर लिपिड क्या होता है, फॉस्फोलिपिड, और यहाँ पे बात कर दी जाए ये अरेंज होता है बाइलेयर में, ठीक है। ये फॉस्फोलिपिड कैसे अरेंज होते हैं, बाइलेयर में। फिर उसके बाद लिपिड आर अरेंज विद इन दी मेम्ब्रेन। पोलर हेड कहाँ हो जाए, टूवर्ड्स दी आउटर साइड, और टेल कहाँ होता है, हाइड्रोफोबिक टेल कहाँ हो जाए, इनर पार्ट में हो जाए, ठीक है। और ये क्या बताता है, नॉन पोलर टेल जो बताता है ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बना होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है एक्वस एनवायरनमेंट में। फिर बोले हैं एट एडिशन ऑफ द फॉस्फोलिपिड, बोल हैं एडिशन ऑफ द फॉस्फोलिपिड, एक एडिशनल फॉस्फोलिपिड होता है जिस जो क्या कंटेन करता है, कोलेस्ट्रॉल जो कि ये माइनर होता है, ठीक है, माइनर होता है, ठीक है। मेजर फॉस्फोलिपिड क्या होता है, मेजर लिपिड क्या होता है, फॉस्फोलिपिड, और एक माइनर लिपिड होता है जो कि कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। बायोकेमिकल का इन्वेस्टिगेशन जब करना शुरू किया तो हमें 52% प्रोटीन देखने को मिला, 40% लिपिड देखने को मिला, और यहीं पे मैंने लिख दिया है 8% कार्बोहाइड्रेट देखने को मिला, 8% कार्बोहाइड्रेट तो देखने को मिला, ठीक है। फिर उसके बाद डिपेंडेड ऑन द इजी ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड टू पार्ट, इंटीरियर और पेरीफेरल, ठीक है। पेरीफेरल प्रोटीन जो कि आउटर सरफेस पे होता है, आउटर सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन में पाया जाता है, और वहीं पे इंटीरियर प्रोटीन जो कि पार्शली या टोटली बर्न होता है मेम्ब्रेन में, ठीक है। ये स्ट्रक्चर थोड़ी देख लेना, नेमिंग देख लेना, यहाँ पे फॉस्फोलिपिड लेयर है, पेरीफेरल प्रोटीन है, शुगर है, तो ये सारी चीज़ देख लेना, कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। फिर उसके बाद बोल दिया जाए 1972 में कौन आया, 1972 में सेंजल एंड निकोल्सन आए जो कि 1972 में क्या दिए, फ्लूइड मोजेट वायरस, क्या दिए भैया, फ्लूइड मोजेट वायरस दिया, ठीक है। इन्होंने क्या बताया कि जो टॉक्सी फ्लूइड नेचर का होता है, लिपिड का नेचर क्या होता है, टॉक्सी फ्लूइड, ठीक है। बात कर दी जाए यहाँ पे जो लिपिड होता है, लिपिड जो होता है बाइलेयर में होता है, तो ये कैसा मूवमेंट करता है, लेटरल मूवमेंट करता है, ठीक है। ओवरऑल बाइलेयर का होता है, और यही एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन के अंदर, इसी मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी से मेजर करते हैं। मेम्ब्रेन के अंदर जो ये मूव करता है हम ये कैसे मेजर कर पाते हैं, फ्लूइडिटी से मेजर कर पाते हैं। फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज इंपॉर्टेंट एट द पॉइंट ऑफ द व्यू ऑफ फंक्शन ऑफ सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, सेचुरेशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन में हमारा ये क्या नाम है, फ्लूइड नेचर, टॉक्सी फ्लूइड नेचर डिफाइन करता है। फिर उसके बाद बोला आउटर मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंडिया ट्रांसपोर्ट, बोले आउटर मोस्ट फंक्शन, मतलब बात कर दी जाए जो आउटर मोस्ट फंक्शन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर दी जाए तो ये ट्रांसपोर्ट करता है मॉलिक्यूल्स को अक्रॉस, सेलेक्टिवली परमिएबल मॉलिक्यूल्स करता है, ठीक है सर। जो भैया प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये मेम्ब्रेन तो यहाँ पे तो आयन जो ट्रांसफ़र होता है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, ठीक है। तो मतलब सेलेक्ट करने के बाद, मतलब हर कोई अंदर नहीं आ सकता, जैसे कोई शादी होता है उसी तो अंदर जाने देते हैं जिसके पास कार्ड होता है, उसी तरीके से ये मेम्ब्रेन होता है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, जिसे लगता है कि मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जाना चाहिए उसे सेलेक्ट करता है, उसे भेज देता है, सेलेक्टिवली परमिएबल। बोले कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि आइदर साइड ऑफ इट उससे बाहर पाए जाते हैं या अंदर पाए जाते हैं।
बोले मिनी मॉलिक्यूल, बहुत ज़्यादातर मॉलिक्यूल की बात कर दी जाए, ज़्यादातर मॉलिक्यूल की बात कर दी जाए तो ये विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, मतलब बिना एनर्जी से, बिना एनर्जी की रिक्वायरमेंट से ये लोग क्या नाम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देते हैं। इस क्रॉस तो हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। और वहीं पे न्यूट्रल सॉल्यूट की बात कर दी जाए तो ये कैसे क्रॉस करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। और वहीं पे बात कर दी जाए वाटर की बात करते हैं, मूवमेंट ऑफ वाटर, तो ये ऑस्मोसिस के थ्रू होता है, मतलब हाइयर टू लोअर कंसंट्रेशन की बात कर दी जाए। फिर वहीं पे बात कर दी जाए अजेंट एयर, मतलब बात कर दी जाए अजेंट एयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तब ये एनर्जी तो इस ट्रांसपोर्ट को क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जैसे कि एग्जाम्पल सोडियम पोटेशियम पंप हो जाएगा। अब उसके बाद सेल वॉल की बात कर दी जाए, सेल वॉल जो होता है ये नॉन लिविंग होता है, रिजिड होता है। और सेल वॉल फॉर्मेशन की बात कर दी जाए तो आउटर कवरिंग, सेल वॉल जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आउटर कवरिंग का लेयर होता है सेल वॉल। सेल वॉल की बात कर दी जाए, ये सेफ ही नहीं देते बल्कि ये बचाते हैं, मैकेनिकल डैमेज से बचाते हैं, इन्फेक्शन से बताते हैं, और सेल टू सेल इंटरेक्शन करवाते हैं, फिर और इतना ही नहीं, इन्होंने अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स के बैरियर करते बचाते हैं। ठीक, फिर उसके बाद एल्डी का सेल वॉल की बात कर दी जाए तो ये सेलुलोज, जिलेटिन, मैनन, मिनरल और कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। फिर वहीं पे बात कर दी जाए प्लांट सेल की बात कर दी जाए तो सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन और कुछ अदर प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, कुछ अदर प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद बोले प्राइमरी वॉल की बात कर दीजिए। प्राइमरी वॉल की बात कर दी जाए तो यहाँ पे ये जो यंग प्लांट सेल के अंदर प्राइमरी वॉल पाया जाता है, जो कि ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये डायरेक्टली मैच्योर हो जाते हैं। मैच्योर होने के बाद यहाँ पे सेकेंडरी वॉल बनना शुरू हो जाता है, जो कि इनर मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन के टूवर्ड्स बनता है, जहाँ पे मेम्ब्रेन होता है उसके पास में बनता है, इसलिए इनर मेम्ब्रेन में बनता है। ठीक है, फिर उसके बाद मिडिल लेम्ला की बात कर दी जाए। वन सेकंड, क्या हो रहा है, 1 सेकंड बच्चों। मिडिल लेम्ला की बात कर दी जाए तो ये बेसिकली क्या होता है, मिडिल लेम्ला की बात कर दी जाए तो मेनली कहाँ पे पाए जाते हैं, कैल्शियम पेक्टेट पे पाए जाते हैं, जो कि होल्ड क्या करता है, दूसरे सेल तो पकड़े रहता है, डिफरेंट आस पड़ोस के लोगों को जोड़े रखता है। सेल वॉल और मिडिल लेम्ला ट्रांसवर्स कैसे होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, फिर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में दो लोग आते हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम अगर सारे फंक्शन कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रहे हों तो उससे हम क्या बोलेंगे, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। लिखा क्या है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की बात कर दी जाए तो अगर कोई भी फंक्शन कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रहा हो तब हम इस पार्ट को बोलेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। वहीं पे जैसे कि इसमें तो आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम। ठीक है, वहीं पे वैक्यूल भी आता है। ठीक है, वहीं पे माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर दी जाए, क्लोरोप्लास्ट की बात कर दी जाए और पेरोक्सिसोम की बात कर दी जाए तो ये नॉट कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं। इस वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, नॉन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। लिखा है नॉट कंसीडर्ड एज नॉट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर दी जाए तो अब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर दी जाए तो यहाँ पे टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्टैटल्ड होता है साइटोप्लाज्म में, इन्हें हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर दी जाए तो इसमें दो पार्ट होते हैं, एक इंट्रासेलुलर जिसे हम बोलते हैं ल्यूमिनल पार्ट और एक होता है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट जिसे हम बोलते हैं इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है। ठीक है, एक ल्यूमिनल पार्ट होता है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर पाया जाता है और एक एक्स्ट्रा ल्यूमिनल होता है जो कि साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट में पाया जाता है। फिर उसके बाद बात कर दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर दी जाए तो ये किससे अटैच होते हैं, ये अटैच होते हैं आउटर सरफेस से। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर दी जाए तो ये राइबोसोम बियर करते हैं। ठीक है, ऑन दियर सरफेस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर दी जाए तो यहाँ पे राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। RER की बात कर दी जाए, इन दी एब्सेंट ऑफ राइबोसोम दे अपीयर आ स्मूथ। रुक जाओ, पहली चीज फिर से मैं ये टॉपिक बताना चाहता हूँ, फिर से देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर दी जाए, दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अगर राइबोसोम बियर कर रहा है उससे सरफेस पे तब हम इसे बोलेंगे RER। RER मतलब
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वहीं पे बात कर दी जाए राइबोसोम नहीं रहेगा तो ये किस तरीके से नजर आएगा, स्मूथ, इसीलिए हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर राइबोसोम नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद बात कर दीजिए आरईआर, जिसमें हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसाइज और सेटेशन में हेल्प करता है। और वहीं पे बात कर दी जाए एसईआर की बात कर दी जाए तो ये इस लिपिड को सिंथेसाइज करता है और स्टेरॉयडल हार्मोन को। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं जॉल्टी एपेरेटस की बात कर दी जाए। जॉल्टी एपेरेटस की बात कर दी जाए, कैम्लियो जॉल्टी ने 1898 में सबसे पहले देखा था। इन्होंने स्ट्रेन किया था रेटिकुलेट स्ट्रक्चर तो, और कहाँ पे देखने को मिला, न्यूक्लियस के पास में। फिर उसके बाद इन्होंने लेटर में क्या नाम दिया था, जॉल्टी बॉडी। ठीक है, ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, फ्लैट होता है, डिस्क शेप होता है, सेट होता है, सिस्टर्नी लाइट होता है। इनका डायमीटर 0.5 से 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। ये पैरेलली अटैच होते हैं, मतलब 8 के ऊपर 8, 8 के ऊपर 8, 8 के ऊपर 8 अटैच होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये जॉल्टी बॉडी की बात कर दी जाए या जॉल्टी बॉडी की बात कर दी जाए तो ये वेरी करते हैं नंबर में और इन्हीं तो हम बोलते हैं सिस्टर्नी। इन्हीं तो हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी। सिस्टर्नी कहाँ पाया जाता है, जॉल्टी कॉम्प्लेक्स में पाया जाता है। ठीक है, और जॉल्टी सिस्टर्नी की बात कर दी जाए तो ये अरेंज होते हैं न्यूक्लियस के पास। और वहीं पे बात कर रहे हैं ट्रांसवर्स या सेस फेज तो हम बोलते हैं फॉर्मिंग फेज, और वहीं पे ट्रांस या मैच्योरिंग फेज तो हम बोलते हैं कॉन्केव। ठीक है, कॉन्केव या ट्रांस या मैच्योरिंग फेज तो ही हम बोलते हैं। यहाँ पे पहली चीज यहाँ पे बोला, सेस और ट्रांस फेज आपस में बहुत अलग हैं, एंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन ये दोनों फेस होते हैं बहुत अलग होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद चलिए जॉल्टी एपेरेटस की बात कर दी जाए तो ये किस पे परफॉर्म करता है फंक्शन, पैथोजन मटेरियल तो परफॉर्म करता है, पैक करता है। ठीक है, पैक करने के बाद डिलीवर करता है और कहाँ पे, आइदर इंट्रासेलुलर में और या तो आउटसाइड दी बॉडी, या तो इंट्रासेलुलर में भेज देता है या तो सेल के बाहर भेज देता है। ठीक है, मटेरियल तो पैक करता है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल, किस फॉर्म में पैक करता है, वेसाइकल के फॉर्म में पैक करता है। और पैक करने के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सिस फेस आपस में फ्यूज हो जाते हैं, और फ्यूज हो जाने के बाद क्या बना लेते हैं, जॉल्टी एपेरेटस। और यही जॉल्टी एपेरेटस कहाँ चला जाता है, मैच्योरिंग फेज में, लेटर स्टेज में मैच्योरिंग फेज में चला जाता है। और फिर ये क्या बना लेता है, क्लोजली एसोसिएट हो जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, फिर यहाँ पे बोला ए नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज बाय राइबोसोम, इसी वजह से राइबोसोम में बहुत सारे प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मॉडिफाइड होकर किस में बदल जाता है, सिस्टर्नी, और सिस्टर्नी ऑफ जॉल्टी एपेरेटस में बदल जाता है। जब तक रिलीज नहीं हुआ है तब तक हम ये किस फेज में रहेगा, ट्रांस फेज में, और जब रिलीज हो जाएगा तब ये जॉल्टी एपेरेटस क्या, इसका इंपॉर्टेंट साइट क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन था, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के फॉर्मेशन का साइट होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं लाइसोसोम की बात कर दी जाए तो इसमें बहुत सारे ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे कि लाइपेज लिपिड को डिस्ट्रॉय करता है, प्रोटीन को करता है, कार्बोहाइड्रेट को करता है। और ये जिस पे वर्क करते हैं एसिडिक पीएच में, ऑप्टिमली एक्टिव में ना, ऑप्टिमली एक्टिव पे काम करते हैं ना। और ये एंजाइम कैपेबल होते हैं डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, तो डाइजेस्ट करने में इनके हेल्पफुल होता है। वैक्यूल की बात कर दी जाए तो ये भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली होता है। और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली के साथ साथ ये साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है। और यहाँ पे कुछ बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है, जैसे कि वाटर सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और उनके अदर मटेरियल, ये यूजफुल होते हैं सेल में। वैक्यूल इज फाउंड इन अ सिंगल मेम्ब्रेन, अगर वैक्यूल अगर सिंगल मेम्ब्रेन में पाया जाए तब हम इसे बोलते हैं टोनोप्लास्ट। इन प्लांट सेल की बात कर दी जाए तो वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई 90% ऑफ वॉल्यूम ऑफ सेल। वैक्यूल की बात कर दी जाए, प्लांट सेल में बात कर दी जाए तो वैक्यूल जो होता है 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, अब प्लांट की बात कर दी जाए, टोनोप्लास्ट फैसिलिएट क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ अ नंबर ऑफ आयन और अदर मटेरियल अगेन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ वैक्यूल। ठीक है, एंड कंसंट्रेशन इज सिग्निफिकेंट हायर इन वैक्यूल, वैक्यूल में हायर होता है कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म के वजह में। ठीक है,
अब उसके बाद बात करते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वेट्रोल किसमें पाया जाता है, एमीबा में। फूड वेट्रोल किसमें पाया जाता है, हमारे फूड वेट्रोल हमारी बात कर दी जाए तो कहाँ पे पाए जाते हैं, प्रोटिस्टा में। और एमीबा में क्या पाया जाता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वेट्रोल। ठीक है, ये क्या करता है, इंगल्फ ऑफ फूड पार्टिकल को इंगल्फ करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर दी जाए तो यहाँ पे बात कर दी जाए, माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर दी जाए, ये स्पेशली स्टेंड होते हैं, ये कभी भी दिखते नहीं है अंडर दी माइक्रोस्कोप, दिखते नहीं है। ठीक है, इजीली विजिबल नहीं होते हैं। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल पर सेल वेरी करता है, किस पे, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। जैसे उनका फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होता है सेल का, उस हिसाब से माइटोकॉन्ड्रिया हर सेल में वेरी करता है। इन टर्म ऑफ द शेप एंड साइज आल्सो वेरिएबल होता है, मतलब शेप और साइज की बात करी जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया से वो भी वेरिएबल होता है। ये कैसा शेप होता है, 100 शेप होता है, सिलेंड्रिकल शेप होता है, और इनका डायमीटर 0.2 से 1 माइक्रोमीटर डायामीटर होता है, 0.2 से 1 माइक्रोमीटर डायामीटर होता है। वहीं पे बात कर दी जाए एवरेज बात कर दी जाए तो 0.5 माइक्रोमीटर होता है। लेंथ की बात कर दी जाए 1 माइक्रोमीटर से 4.1 माइक्रोमीटर होता है। हर एक माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर दी जाए डबल मेम्ब्रेनस होते हैं, डबल मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। आउटर मेम्ब्रेन की बात कर दी जाए और इनर मेम्ब्रेन की बात कर दी जाए तो यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन पाया जाता है, इनर मेम्ब्रेन। अब उसके बाद बोल रहे हैं यहाँ पे दो स्ट्रक्चर कंपार्टमेंट पाए जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद बोलते हैं आउटर कंपार्टमेंट एंड इनर कंपार्टमेंट। एक दो स्ट्रक्चर कंपार्टमेंट पाए जाते हैं जिसे हम आउटर कंपार्टमेंट बोलते हैं, इनर कंपार्टमेंट। अब उसके बाद बोला इनर कंपार्टमेंट की बात कर दी जाए, इनर कंपार्टमेंट की बात कर दी जाए तो डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस पाया जाता है। इनर कंपार्टमेंट में डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। और वहीं पे आउटर मेम्ब्रेन की बात कर दी जाए तो ये क्या करता है, कॉन्टिन्यूअस बाउंड्री बनाता है जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं बताओ, कॉन्टिन्यूअस बाउंड्री ऑफ द सेल ऑर्डिनरी, जिसे हम बोलते हैं होमोजीनियस। आउटर मेम्ब्रेन जो होता है ये कॉन्टिन्यूअस लिमिटेड बाउंड्री बनाता है, जिसे हम बोलते हैं ऑर्डिनरी। ठीक है, और इनर मेम्ब्रेन की बात कर दी जाए तो ये क्या होता है, नंबर ऑफ इनफोल्डिंग कार्ड 3। ठीक है, बात कर दी जाए इनर मेम्ब्रेन जब इनफोल्ड हो जाता है, लार्ज नंबर ऑफ इनफोल्डिंग हो सकता है, तब हम इसे बोलते हैं 3। ठीक है, तब हम इसे क्या बोलते हैं, 3 कहाँ पे पाया जाता है, मैट्रिक्स के पास में पाया जाता है। 3 क्या करता है, सरफेस एरिया तो इंक्रीज कर देता है दो मेम्ब्रेन के बीच में। ठीक है, फिर उसके बाद बोले हैं जो दोनों मेम्ब्रेन है वो ओन स्पेसिफिक एंजाइम एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। बात कर रहे हैं दोनों मेम्ब्रेन के पास एंजाइम होते हैं जो कि ये क्या करते हैं, ये एसोसिएट कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन को मैनेज कर देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर दी जाए ये एरोबिक रेस्पिरेशन इसी में होता है, यही तो बोलते हैं सेलुलर एनर्जी, मतलब यहीं पे एनर्जी बनती है और इसीलिए बोलते हैं एटीपी यहीं पे फॉर्म होता है, इसीलिए हम बोलते हैं पावर हाउस, यहीं पे हमारे पूरे बॉडी का एनर्जी बनता है। सिंगल सर्कुलर डीएनए पाए जाते हैं इनके अंदर, और यहाँ पे कुछ हमारे आरएनए मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। और राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर दी जाए तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम होता है वो 70S होता। ठीक है, 70S होता। और वहीं पे बात कर दी जाए तो ये किसमें हेल्प करते हैं, प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं। और बात कर दी जाए माइटोकॉन्ड्रिया किस तरीके से डिवीजन करते हैं, बाइंडिंग फिजन से डिवीजन करते हैं। ठीक है, अब प्लास्टिक की बात कर दी जाए, प्लास्टिक जो होता है आल प्लांट और यूरिनॉइड में देखने को मिलता है। दे आर, ये किस पे डिपेंड करते हैं, ये पिगमेंट पे डिपेंड करते हैं, और यहाँ इनका पिगमेंट अलग अलग प्लांट पे डिफरेंट होता है। जैसे कि तो क्लोरोप्लास्ट होता है, तो क्रोमोप्लास्ट होता है, तो ल्यूटोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट की बात कर दी जाए तो इनके अंदर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड पिगमेंट पाया जाता है, और जो कि ये लाइट एनर्जी को ट्रैप कर देते हैं, लाइट एनर्जी को पकड़ लेते हैं और इनसे फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, जिसकी वजह से फूड बन जाता है। वहीं पे क्रोमोप्लास्ट की बात कर दी जाए तो ये फैट सॉल्यूबल होते हैं, इनके अंदर पिगमेंट होता है, कैरोटीनॉइड पिगमेंट पाया जाता है जो कि कैरोटीन बनाता है। ठीक है, और इतना ही नहीं, कैरोटीन के साथ ज़ैंथोफिल्म बनता है जो कि इन दोनों में प्रेजेंट होता है क्रोमोप्लास्ट में। बात कर दी जाए ये करते क्या हैं, इनका पिगमेंट वेरी करता है, जैसे कि येलो, ऑरेंज, रेड कलर, इनसे जो पिगमेंट है वही डोमिनेट करे, वही मेन होता है पिगमेंट।
अब ल्यूटोप्लास्ट की बात कर दी जाए तो ये कलरलेस होते हैं प्लास्टिक, जैसे कि इनका शेप जो होता है ये भी वेरी करता है, साइज भी वेरी करता है, और ये न्यूट्रिएंट को स्टोर रखते हैं। जैसे कि एमाइलोप्लास्ट की बात कर दी जाए तो कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है। इलायोप्लास्ट की बात कर दी जाए तो ये ऑयल और फैट को स्टोर करता है। और वहीं पे एल्यूरोप्लास्ट की बात कर दी जाए तो ये क्या करता है, एल्यूरोप्लास्ट की बात कर दी जाए तो ये क्या करता है, 1 सेकेंड रुको, हाँ, एल्यूरोप्लास्ट की बात कर दी जाए तो ये प्रोटीन को सेचुरेट करता है, प्रोटीन को सेचुरेट करता है, ठीक है। फिर मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट की बात कर दी जाए ग्रीन होते हैं, ग्रीन प्लांट होते हैं, और इनके अंदर क्या पाया जाता है, मेसोफिल सेल पाया जाता है। जैसे शेप होते हैं लेंस शेप के पाए जाते हैं। फिर उसके बाद ओवल होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, डिस्क्वाइड होते हैं, इवन रिवन लाइट और जनरली पाया जाता है। इनका सेल जो होता है वेरिएबल लेंथ के होते हैं, जैसे कि 5 से 10 माइक्रोमीटर, ब्रीथ 2 से 4 माइक्रोमीटर, नंबर वेरी करते हैं। बात करिए 1 पर मतलब बात करिए क्लोरोप्लास्ट 8 पर सेल में किसमें पाया जाता है, क्लाइमेडोमोनास की बात कर रहा है। और वहीं पे बात करिए ग्रीन एल्गी में 20 या 40 पर सेल पाए जाते हैं, मेसोफिल सेल जो होता है 20 से 40 पर सेल पाए जाते हैं, ठीक है। अब बात करिए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट से बात कर दी जाए तो दोनों डबल मेम्ब्रेनस बाउंड और जरूरी होते हैं। इसमें भी 2 इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी दो दो डबल मेम्ब्रेनस पाया जाता है, ठीक है। अब बोले इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल होता है। पहली चीज सबसे बड़ी बात यही होती है, इनर क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहा है तो ये लेस परमिएबल होता है, इनर क्लोरोप्लास्ट लेस परमिएबल होता है, और स्पेस लिमिटेड होता है बाय दी इनर सरफेस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इसे हम क्या बोलते हैं, स्टोमा, ठीक है। बात करिए क्लोरोप्लास्ट की बात कर दी जाए तो इनर सरफेस ऑफ क्लोरोप्लास्ट को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा, ठीक है। स्ट्रोमा जो होता है ये नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज इनफ्लेटेड। अब तुम्हें मैं ये चीज़ बताऊं, सर अगर तुमसे कभी पूछ लिया ना, बोल दिया फ्लैटेड मेम्ब्रेनस सेट लाइक स्ट्रक्चर तो हम बोलते हैं थैलेटॉइड, और यहीं पे आओ फ्लैटेड मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल, इसे हम क्या बोलते हैं, स्टोमा लेमली। देखो दो ही चीज़ में अंतर रहता है, फ्लैटेड मेम्ब्रेन सेट है यहाँ पे, देखो फ्लैटेड मेम्ब्रेन सेट है और यहाँ पे फ्लैटेड मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल है, फ्लैटेड मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल है। लेकिन सेट तो हम बोलते हैं थैलेटॉइड और ट्यूब्यूल तो हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लेमली, ठीक है। बात कर दी जाए ये थैलेटॉइड जहाँ पे पाए जाते हैं, स्ट्रोमा में, ठीक है। अब थैलेटॉइड 8 स्टैट लाइक पाइल्स ऑफ जॉइंट के अरेंज होते हैं, ठीक है। इन्हें हम बोलते हैं जिरेना, ठीक है, जिरेना बोलते हैं, ठीक है। अब जिरेना जो होता है ये इंटेग्रल थैलेटॉइड से जुड़ा होता है, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद बात कर दी जाए तो स्टोमा लेमली की बात कर दी जाए, स्टोमा लेमली की बात कर दी जाए तो ये कनेक्ट होते हैं डिफरेंट जिरेना से अटैच होते हैं, और थैलेटॉइड इंक्लोज होता है स्पेस जिसे हम बोलते हैं ल्यूमन, ठीक है। अब हर एक क्लोरोप्लास्ट का स्टोमा होता है, उसमें एंजाइम होता है, कंटेन एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसाइज ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बनाने के लिए हर एक क्लोरोप्लास्ट में एंजाइम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। बोले इट कंटेन स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, जैसे कि तुम्हें मालूम हो जाए कि ये स्मॉल हो जाए, स्टैंडर्ड हो जाए, सर्कुलर डीएनए, राइबोसोम भी पाया जाता, क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता, इसमें भी थैलेटॉइड। लेकिन बात कर दी यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में स्मॉलर 70s होगा, और साइटोप्लाज्म में राइबोसोम में बात कर दी जाए तो 80s, मतलब क्लोरोप्लास्ट में दोनों तरीके से राइबोसोम पाए जाएंगे, 70s 80s। वहीं पे माइटोकॉन्ड्रिया में 70s पाया जाता है, ठीक है। राइबोसोम की बात कर दी जाए तो ये ग्रैंडुलर स्ट्रक्चर होता है। फर्स्ट ऑब्जर्व कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा गया। किसने देखा, जॉर्ज पैलेट ने 1953 में। इन्होंने बताया आरएनए प्रोटीन, और आरएनए होते हैं प्रोटीन होते हैं, और लेकिन ये कोई भी मेम्ब्रेन से जुड़े होते नहीं है, इसलिए नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनली राइबोसोम होता है। यूकैरियोटिक में बात कर दी जाए तो 80s होता है, 80s मतलब 80 सेडबल कंटेंट होते हैं। वहीं पे प्रोकैरियोटिक का बात कर दी जाए तो 70s होते हैं। इनके 2 सब यूनिट पाए जाते हैं। लार्जर सब यूनिट यूकैरियोटिक में बात कर दी जाए, यूकैरियोटिक की बात कर दी जाए, यूकैरियोटिक में 80s राइबोसोम पाया जाता है। इनकी लार्जर सब यूनिट 60s होता है, और स्मॉलर 40s हो जाता है, ठीक है, ठीक है, हाँ। और वहीं पे बात कर दी जाए, फिर वहीं पे बात कर दी जाए प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम 70s होता है। इनकी लार्जर सब यूनिट 50s और स्मॉलर सब यूनिट 30s होता है, ठीक है। और ये यस क्या है, सेडबल कंटेंट या सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट बोलते हैं,
ठीक है। फिर उसके बाद बोलते हैं इनडायरेक्टली अ मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज। बात कर दी जाए ये क्या चलता है इनडायरेक्टली वे में, तभी भी डायरेक्ट की बात नहीं कर रहा, इनडायरेक्टली वे में बात कर दी जाए तो ये क्या मेजर करता है, ये मेजर क्या करता है, डेंसिटी और साइज मेजर करता है, डेंसिटी और साइज मेजर करता है। वो 70s 80s राइबोसोम के पास 2 सब यूनिट पाए जाते हैं, ठीक है। साइटोस्केलेटन की बात कर दी जाए तो एन इलोबरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होते हैं जो कि कंसिस्ट होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट से बने होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। ये क्या मिलकर क्या बनाते हैं, साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या करता है, मीनिंग फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे कि मैकेनिकल सपोर्ट देता है, मोटिलिटी देता है, मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ सेल में मेंटेन करता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं सीलिया ऑफ फ्लैजिला की बात कर दी जाए। सीलिया ऑफ फ्लैजिला की बात कर दी जाए तो सीलिया ऑफ फ्लैजिला जो कि हेयर लाइक ग्रोथ आउट ग्रोथ होते हैं, ठीक है, जो कि कहाँ निकलते हैं, सेल मेम्ब्रेन से। सीलिया जो कि स्मॉल स्ट्रक्चर होता है ये ओट्स लाइक स्ट्रक्चर से होते हैं, ओट्स लाइक स्ट्रक्चर से होते हैं और क्या करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये किससे इनसे मतलब सीलिया जो होता है ये किससे सराउंडेड होता है, फ्लूइड बॉडी फ्लूइड से सराउंडेड होता है, ठीक है। वहीं फिर फ्लैजिला की बात कर दी जाए तो सीलिया से बड़ा होता है, कंपैरेटिवली भी लॉन्जर होता है और जिसमें हेल्प करता है, ये भी सेल मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। फिर उसके बाद कर दी जाए प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया की बात कर दी जाए। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया की बात कर दी जाए तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया की बात कर दी जाए तो यहाँ पे भी फ्लैजिला पाए जाते, वहाँ पे भी फ्लैजिला पाए जाते, लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं। यूकैरियोटिक के फ्लैजिला और प्रोकैरियोटिक के फ्लैजिला जो होते हैं स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं, ठीक है, फंक्शनली नहीं, स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं, ठीक है, यूकैरियोटिक फ्लैजिला, ठीक है। वहीं पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात कर दीजिए, जब हम सीलिया ऑफ फ्लैजिला तो देखते हैं तब हमें मालूम पड़ा सीलिया ऑफ फ्लैजिला के पास एक कवर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर्ड होता है जिसे हम बोलते हैं एजोनीम, उससे दूर तो हम क्या बोलते हैं, एजोनीम, ठीक है। अब उसके बाद बोले माइक्रोट्यूब्यूल जो कि अदर पैरेलल लर्निंग करता है, एजोनीम से डायरेक्टली या तुम बोल सकते हो पैरेलल रन करता है, कौन होता है, माइक्रोट्यूब्यूल होता है, ठीक है। और ये इसमें कैसा अरेंजमेंट देखने को मिलता है, 9 डबलेट मिलता है जो कि रेडियल अरेंजमेंट होता है, रेडियली अरेंज होता है। और पेरिफेरल की बात कर दी जाए, पेरिफेरल बात कर दी जाए, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल की बात कर दी जाए तो ये कहाँ पे होते हैं, पेरिफेरल पे होते हैं, 9 डबलेट रेडियली होते हैं और कहाँ पे होते हैं, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल पे पाए जाते हैं। फिर वहीं पे पेयर सेंट्रल लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है, हब बोलते हैं। हालांकि ये हब जो है ये आगे तुम्हें देखने को मिलेगा, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ एजोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल ये 9+2 एरे को देखने को मिलता है, ठीक है। सेंट्रल ट्यूब्यूल आर कनेक्टेड बाय ब्रिज, सेंट्रल ट्यूब्यूल किससे कनेक्टेड होता है, ब्रिज से, ठीक है, इसलिए हम इसका नाम सेंट्रल ब्रिज रखते हैं, ठीक है। किससे इंक्लूड होता है, सेंट्रल सीट से, ठीक है। ये किससे कनेक्ट होता है, वन ऑफ द ट्यूब्यूल ऑफ ईच पेरिफेरल डबलेट बाई रेडियल स्पोर्ट, ठीक है। रेडियल स्पोर्ट पेरिफेरल पे कितने होते हैं, डबलेट फॉर्म में होता है, ठीक है। इसलिए 9 रेडियल स्पोर्ट पाए जाते हैं हमारे पेरिफेरल पे, ठीक है। पेरिफेरल डबलेट आर इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर, बट सीलिया और फ्लैजिला की बात कर दी जाए तो यहाँ पे सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं बेसल बॉडी, ठीक है। अब सेंट्रोसोम क्या होता है, ये भी यूजुअली कंटेनिंग 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं सेंट्रियोल एमॉर्फस पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल से बना होता है। और वहीं पे सेंट्रियोल की बात कर दी जाए ये पेपेंडिकुलर होता है, सेंट्रियोल जो कि सेंट्रोसोम में कैसे होता है, पेपेंडिकुलर होता है। सेंट्रियोल की बात कर दी जाए सेंट्रोसोम के अंदर सेंट्रियोल होता है जो कि पेपेंडिकुलर होता है, ठीक है, एक दूसरे से। और ये देखने में कैसे देखता है, चार्ट वेल चत्ते के आधार पर, जैसे क्या नाम रथ वाला जो चत्ता नहीं होता उस टाइप में देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे भी 9 इवेंट पेरिफेरल फिब्रिल ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं, 9 पेरिफेरल फिब्रिल ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। और ये कहाँ पे होते हैं, पेरिफेरल में होते हैं। और पेरिफेरल फिब्रिल कैसे होते हैं, टेप्लेट, लेकिन वहाँ पे बात कर दी जाए तो वो वहाँ पे कैसे थे, डबलेट थे, ठीक है। यहाँ पे टेप्लेट कैसे कनेक्टेड होते हैं, यहाँ पे भी लिंकर से कनेक्टेड होते हैं, वहाँ पे भी लिंकर से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रल पार्ट
को हम क्या बोलते हैं, जो कि प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ सेंट्रियोल में होता है, इसे हम बोलते हैं हब, ठीक है। और जो कि इंटरकनेक्टेड होता है पेरिफेरल रेडियल स्पोर्ट से कनेक्टेड होता है, जो कि बना होता है प्रोटीन से। सेंट्रियोल फॉर्म बेसल बॉडी, जिसे हम सीलिया और फ्लैजिला बोलते हैं। स्पिंडल फाइबर क्या करता है, स्पिंडल फाइबर क्या मिलकर बनाता है, स्पिंडल अपैरेटस सेल डिवीजन इन एनिमल सेल में मदद करता है। अब उसके बाद न्यूक्लियस की बात कर रही है। न्यूक्लियस टॉन्ट हो जाता है रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। शुरुआती दौर में इसका जब हम बेसिक डाई से स्टेन किए थे इस न्यूक्लियस को, तो इन्होंने क्या नाम दिया था, क्रोमैटिन, और क्रोमैटिन किसने नाम दिया था, फ्लेमिन ने, ठीक है। फिर उसके बाद बात कर दी जाए न्यूक्लियस इंटरफेस में बात कर दी जाए तो ये नॉट डिवाइडेड, बात करिए इंटरफेस में न्यूक्लियस नहीं डिवाइड करता है। फिर वहीं पे बात कर दी जाए ये हाईली स्टैंडर्ड होते हैं, इलेबोरेट मैकेनिज्म होते हैं, और न्यूक्लियो प्रोटीन हाईली स्टैंडर्ड एंड इलेबोरेट न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर तो हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन, ठीक है, क्रोमैटिन बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बात कर दी जाए न्यूक्लियर मैट्रिक्स, जो कि एक या एक से स्पेशल बॉडी से घिरा होता है, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोली बोलते हैं ना, ठीक है। फिर क्या बोला, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात कर दी जाए तो ये रिवॉल्व होते हैं न्यूक्लियर एनवेलप से, ठीक है, जो कि दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बने होते हैं, जो कि किसके बीच में होते हैं, स्पेस के बीच में होते हैं, 10 से 50 नैनोमीटर में होते हैं। इन्हें हम बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, वेरियल की तरह काम करते हैं, जिसके बीच में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में बैरियल की तरह काम करते हैं। इन्हीं को बोलते हैं पेरीट्यूबुलर स्पेस, जो कि 10 से 50 नैनोमीटर के होते हैं, ठीक है। अब ये बात ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन जो कि कॉन्टिन्यूअस होता है और इनके से जुड़ा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वही राइबोसोम होता है। और यहाँ पे बात कर दी है न्यूक्लियर एनवेलप की बात कर दी जाए तो एक टू स्मॉलेस्ट माइन्यूट पोल देखने को मिलता है, जो कि ये कैसे बनते हैं, जो माइन्यूट पोल है ये कैसे बनता है, ये फ्यूज्ड माइन्यूट पोल जो होता है ये टू मेम्ब्रेन के फ्यूजन से बनता है। और न्यूक्लियर पोल की बात कर दी जाए तो ये पैसेज तो मूवमेंट ऑफ आरएनए प्रोटीन में मदद करता है, आरएनए के मूवमेंट में, प्रोटीन के मूवमेंट में, और कुछ ये दोनों मूवमेंट में मदद करता है और दोनों डायरेक्शन में, मतलब बात करिए न्यूक्लियोलस से साइटोप्लाज्म में जाता है और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोलस में आता है आरएनए प्रोटीन, तो ये सारे मूवमेंट करने में यही मदद करता है। नॉर्मली बात कर दी जाए एक न्यूक्लियस पर सेल किसमें पाया जाता है नॉर्मली 8 न्यूक्लियस पर सेल पाया जाता है, लेकिन बात कर दी जाए जरूरी नहीं है सब में 8 ही न्यूक्लियस पर सेल में पाया जाता है, मतलब हर एक सेल में 8 ही न्यूक्लियस पाया जाए ये जरूरी नहीं होता है, वेरी भी करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बात कर दी जाए मैच्योर सेल के पास लैट होता है न्यूक्लियस, ठीक है, जैसे कि इरेक्टोसाइड ऑफ मैमल्स, आरबीसी ऑफ मैमल्स में बात कर दी जाए तो यहाँ पे न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है। सीप ट्यूब एलिमेंट अभी हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं एनाटॉमी में, तो एनाटॉमी में पढ़ते आ रहे हैं सीप ट्यूब एलिमेंट में, वहाँ पे क्या नाम है, न्यूक्लियस गायब हो जाता है, ठीक है। न्यूक्लियर मैट्रिक्स किससे घिरा होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियोप्लाज्म क्या कंटेन करता है, न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन कंटेन करता है, ठीक है। न्यूक्लियोली स्पेशल स्ट्रक्चर क्या होता है और कहाँ पे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होता है। बोल है न्यूक्लियोलस जो कि कॉन्टिन्यूअस होता है और जो कि बाकी सारे जितने भी न्यूक्लियोप्लाज्म बचे ये सारे नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेली होते हैं, और जो कि ये क्या फॉर्म करते हैं, आरएनए सिंथेसाइज करते हैं, जो कि एक्टिव राइबोसोमल होता है, ठीक है। लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियाई तो हम क्या बोलते हैं, एक्टिवली बाहर ले आते हैं, और जो कि ये बाद में क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। हाँ, बस पहुंचने वाले हैं, खत्म होने वाला ये भी चैप्टर। यू में रिटॉल इंटरफेस में न्यूक्लियस नहीं होता है। और देखो यहाँ पे बात कर दी जाए तो यहाँ पे लिखा है इनडिस्टिंक्ट, मतलब जो हमारा क्रोमैटिन होता है इंटरफेस में उलझा हुआ होता है। नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर इसे बोलते हैं क्रोमैटिन, ठीक है, ये तो हमने पहले ही पढ़ दिया। इतने डिफरेंट स्टेज होते हैं ऑफ सेल डिवीजन,
और ये बाद में क्या बनाता है, क्रोमोसोम। यही क्रोमैटिन बाद में जाते हैं अलग अलग सेल डिवीजन के स्टेज पे होने के बाद लास्ट में क्या बनाता है, क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमैटिन डीएनए बनाता है, क्रोमैटिन के अंदर डीएनए होता है और जो कि बेसिक प्रोटीन तो नॉन स्टोन बोलते हैं, और स्टोन के साथ साथ कुछ नॉन स्टोन प्रोटीन भी होते हैं, कुछ आरएनए भी होते हैं और कुछ प्रोटीन भी होते हैं। ठीक है, अब बात करें सिंगल ह्यूमन सेल की बात कर दी जाए, ये सिंगल ह्यूमन सेल की बात कर दी जाए, हाँ, सिंगल ह्यूमन सेल की बात कर दी जाए तो करीब करीब 2 मीटर लॉन्ग डीएनए पाए जाते हैं, और यही डीएनए पाया जाता है या तो तुम बोल सकते हो 46 क्रोमोसोम या तो 23 पेयर में क्रोमोसोम इसी के अंदर होते हैं। 2 मीटर लॉन्ग डीएनए के अंदर 46 क्रोमोसोम या तुम बोल सकते हो 23 पेयर पाए जाते हैं। ओ भाई जया, फिर उसके बाद बात कर दी जाए हर एक क्रोमोसोम विजुअल होता है, डिवाइडेड मतलब कुल मिलाते ये सब फालतू की चीज़ें हैं। यहाँ पे प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन बनाता है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। ठीक है, और सेंट्रोमियर कैसे कनेक्टेड होते हैं, डिस्क शेप स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होते हैं जिसे हम बोलते हैं काइनेटिक रोड। ठीक है, काइनेटिक रोड के पास सेंट्रोमियर बाइंड करता है, होल्ड करता है, और ये सेंट्रोमियर के पास कितने क्रोमैटिड को होल्ड करता है, 2 क्रोमैटिड को होल्ड करता है। इसे हम पूरी तरीके से बोल सकते हैं क्रोमोसोम। 2 क्रोमैटिड को ही एक क्रोमोसोम बोला जाता है। ठीक है, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर क्रोमोसोम क्लासिफाइड इनटू अ 4 पार्ट में। एक मेटासेंट्रिक जहाँ पे सेंट्रोमियर बीचों बीच होता है, इक्वल आर्म पे होता है। ठीक है, और एक सब मेटासेंट्रिक थोड़ा इक्वल मतलब जो मिडिल होता है एकदम बीचों बीच होता है, थोड़ा भाग जाता है, स्लाइटली अवे चला जाता है मिडिल से थोड़ा भाग जाता है, क्योंकि भैया इतनी नीयत में सही नहीं होती है, इस वजह थोड़ा भाग जाता है, स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडिल। ठीक है, और यहीं पे हेटेरोसेंट्रिक की बात कर दी जाए तो ये जहाँ लास्ट में ख़त्म होने वाला है उससे लास्ट में पाया जाता है, और टीलोसेंट्रिक तो एकदम लास्ट में ही पाया जाता है, टर्मिनल सेंट्रियो वहाँ पे सेंट्रोमियर जो होता है टर्मिनल में ही पाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद बता दिया जाए सम टाइम फ्यू क्रोमोसोम नॉन स्टेनिन होते हैं जो कि सेकेंडरी ट्रांसक्रिप्शन बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं सेटेलाइट। माइक्रोबॉडी की बात कर दी जाए तो ये कंटेन करते हैं वेरियस एंजाइम बोथ इन प्लांट एंड एनिमल्स। तो भैया इसके साथ हमारा ये यूनिट भी खत्म होता है। हाय रब्बा, तो भैया अब चैप्टर पे चैप्टर खत्म होते जा रहे हैं। ठीक है, तो तैयार हो जाना, रिवीजन बढ़िया से करना। ठीक है, तो 1 घंटे में हम लोगों ने पूरी एनसीईआरटी कवर की है, दी यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है।